चलिए आज अपन अनुपातों का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे और अनुपात की गणना किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इससे पहले जितना अभी तक का काम किए हैं, आपका जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जितने एग्ज़ाम में आने हैं यहाँ तक सब कंप्लीट हो गया है। अब एक अनुपात की गणना बचा है जो अभी आपको शुरू किया जाएगा, और इसके बाद एक आएगा रोकड़ प्रवाह विवरण, जो कि 4 नंबर का प्रैक्टिकल वहाँ से है और 3 नंबर का प्रैक्टिकल यहाँ से है। 7 नंबर का प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा। अभी अनुपात में कम से कम 3 से 4 अनुपात निकालने के लिए जो बताएंगे उसको ध्यान से करना है, क्योंकि उसी में से ही क्वेश्चन आता है, और रोकड़ प्रवाह विवरण जो बताएंगे उसमें से आता है। ठीक है, थ्योरी सभी का करना है, जितना हो चुका है उसका भी पूरा थ्योरी कंप्लीट करना है हमको साथ में। इस बात का विशेष ध्यान देंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अभी तक का जितना हमारा पूरा मेहनत है सब बेकार हो जाएगा। चिट्ठा बनाते हैं हम लोग, लाभानी खाता बनाते हैं, जब तक इसका हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारा ना तो चिट्ठा बनेगा ना ही आय विवरण बनेगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस में हमेशा लगे रहना है, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। बात समझ में आ गया? तो चलते हैं अपन आए अनुपातों का वर्गीकरण, जिसमें से एक मुख्य अनुपात होता है हमारा चल अनुपात। कौन सा अनुपात होता है? चल अनुपात। सबसे पहले अपन चल अनुपात के बारे में जानेंगे। तो चल अनुपात लिखकर हेडिंग देंगे चल अनुपात, और उसमें आप लिखेंगे ये चल अनुपात होता क्या है। थ्योरी के लिए भी उपयोगी है, और साथ ही साथ जब तक हम इसका थ्योरी जानेंगे नहीं तब तक हमारा इसका प्रैक्टिकल तैयार नहीं होगा। तो चल अनुपात में लिखेंगे चल अनुपात चल संपत्तियों एवं चल अनुपात चल संपत्तियों एवं चल दायित्वों के बीच चल संपत्तियों एवं चल दायित्वों के बीच संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करता है। चल दायित्वों पर चल संपत्तियों का आधिक्य कार्यशील पूंजी कहलाता है। कार्यशील पूंजी मतलब पूंजी निकालने का सूत्र क्या है? तो संपत्ति माइनस दायित्व बराबर पूंजी। वही लिखा है यहाँ पर, चल दायित्वों पर चल संपत्तियों का आधिक्य। संपत्तियों का आधिक्य मतलब संपत्ति अधिक और दायित्व कम, तो संपत्ति में से दायित्व घटाने पर क्या निकल जाता है? कार्यशील पूंजी। वही कहा गया यहाँ पर, चल दायित्वों पर चल संपत्तियों का आधिक्य कार्यशील पूंजी कहलाता है। हो यहाँ तक? आगे, अतः चल अनुपात को कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहा जाता है। कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहा जाता है। इसमें चल संपत्तियों का अनुपात चल दायित्वों से निकाला जाता है। चल संपत्तियों का अनुपात चल दायित्वों से निकाला जाता है। इस अनुपात की गणना का प्रमुख उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि व्यावसायिक उपक्रम या कंपनी की चल संपत्तियां दायित्वों का भुगतान करने के किस सीमा तक उपलब्ध है। अगली बात में
तो यहाँ पर ध्यान दोगे, तरलता के अनुपात में सबसे पहले संपत्तियां कितनी है, दायित्व कितनी है, इसको निकाला जाता है। संपत्ति माइनस दायित्व बराबर क्या निकलता है हमारा, कार्यशील पूंजी। इसलिए इसको कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहा जाता है। संपत्ति माइनस दायित्व बराबर क्या निकलता है, पूंजी निकलता है। इसको अपन क्या पूंजी बोलते हैं, कार्यशील पूंजी बोलते हैं। इसलिए इसको कार्यशील पूंजी अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। इस अनुपात के निकालने का उद्देश्य यही होता है कि हमारे पास जितनी संपत्तियां हैं, क्या वह दायित्व का भुगतान करने के लिए सक्षम है कि नहीं। दायित्व समझ गए साहब, उधारी। तो जितनी हमारे पास संपत्ति है, सब उस उधार का भुगतान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं, इस बात की जानकारी के लिए इस अनुपात की गणना की जाती है। किस अनुपात की गणना की जाती है, तरलता के अनुपात की गणना की जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में आता सबको। चलिए आगे लिखेंगे, हेडिंग दोगे, चल अनुपात के अंग। चल अनुपात के अंग, इसमें डैश देके लिखेंगे। चल अनुपात के प्रमुख अंग है, चल अनुपात के प्रमुख अंग है चल संपत्तियां तथा चल दायित्व। चल संपत्तियां तथा चल दायित्व, ये इसके अंग है। इसके माध्यम से ही इस अनुपात की गणना की जाती है। अब चल संपत्ति किसको बोलते हैं अपन, और चल दायित्व किसको बोलते हैं, जिसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। चिट्ठा बनाने की अवधि के 12 माह के भीतर जो भी संपत्ति होती है, जो भी दायित्व होता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, चल संपत्ति या चल दायित्व। 12 माह के भीतर यानी 1 साल के अंदर इसका हमको भुगतान करना है, या 1 साल के अंदर जो हमको प्राप्त हो सकता है अगले व्यक्ति से, जिसको भुगतान करना है वो हमारे लिए दायित्व है, और जो प्राप्त करते हैं अगले व्यक्ति से अपन, वो कहलाती है हमारे लिए संपत्ति। ठीक है, तो लिखेंगे पहले अपन चल संपत्तियां, हेडिंग दो, चल संपत्तियां लिखेंगे। इसमें चल संपत्तियों में वे संपत्तियां शामिल होती है, चल संपत्तियों में वे संपत्तियां शामिल होती है जो या तो रोकड़ के रूप में है, जो या तो रोकड़ के रूप में है या रोकड़ तुल्य है। जो या तो रोकड़ के रूप में है या रोकड़ तुल्य है, अथवा जिन्हें चिट्ठे के 12 माह के भीतर, अथवा जिन्हें चिट्ठे के 12 माह के भीतर रोकड़ में परिवर्तित करने के लिए रखा जाता है। आगे बात समझ में। तो चल संपत्ति किसको बोलते हैं अपन, जो रोकड़ में है या रोकड़ तुल्य है। रोकड़ तुल्य मतलब देनदार। ये देनदार यानी किसको बोलेंगे, देनदार, हम किसी को उधार दिए हैं लेकिन अभी तक हमको पैसा मिला नहीं है, लेकिन साल भर के अंदर मिलने का उम्मीद है, तो वह देनदार कहलाता है चल संपत्ति। रोकड़ यानी हमारे हाथ में रोकड़ है, बैंक में रोकड़ है, वह हमारे लिए है चल संपत्ति। रोकड़ तुल्य समझ में आ गया, जो रोकड़ के समान है, आज नहीं तो कल अगले व्यक्ति से जब हमको पैसा मिलेगा तो रोकड़ में परिवर्तित हो जाएगा, उसको बोलते हैं रोकड़ तुल्य। आई बात समझ में। फिर देखिए इसी में चल संपत्ति के उदाहरण लिखेंगे नीचे। चल संपत्ति के उदाहरण, इसकी जानकारी होना जरूरी है, तभी तो सूत्र में इसका उपयोग होगा। तो चल संपत्ति के उदाहरण में लिखेंगे, पहला नंबर चालू विनियोग। चालू विनियोग लिखेंगे इसमें डैश देके, जिनकी परिपक्वता अवधि 3 माह से अधिक हो,
किंतु 12 माह से अधिक ना हो। 3 माह से अधिक हो किंतु 12 माह से अधिक ना हो। दूसरा, स्टॉक। स्टॉक में क्या क्या आएगा, तो डैश देखिए, इसमें कच्चा माल, चालू कार्य, तैयार माल, स्टोर्स तथा स्पेयर्स अथवा खुले औजार आदि। अगला, व्यापारिक प्राप्य, यानी पैसा जिसका हमको मिलने वाला है, जिसमें देनदार भी आता है, प्राप्त विपत्र भी आता है। ठीक है, तो व्यापारिक प्राप्य, इसमें डैश देखिए, जिसमें प्राप्त विपत्र और ऐसे देनदार शामिल हैं जिन्हें 12 माह के भीतर वसूल किया जाता है। 12 माह के भीतर वसूल किया जाता है। अगला, रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य, इसमें लिखेंगे जिसमें बैंक शेष, हस्तस्थ चेक व ड्राफ्ट 3 माह के भीतर परिपक्व होने वाले विनियोग शामिल है। अगला, अल्पकालीन ऋण व अग्रिम, इसमें लिखेंगे जिसमें अग्रिम कर, या इसको हम अग्रिम दे चुके हैं, अग्रिम कर तथा 12 माह के भीतर प्राप्त ऋण व अग्रिम शामिल है। फिर इसके बाद अन्य संपत्तियां में लिखेंगे डैश देके, जिसमें पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित किंतु अप्राप्त आय आदि। तो ये है हमारी चल संपत्तियां। बात समझ में आ गया? क्या क्या है चल संपत्ति? तो चालू विनियोग 3 माह से अधिक किंतु 12 माह के भीतर, स्टॉक, कच्चा माल, तैयार माल स्टॉक के अंतर्गत आएगा। व्यापारिक प्राप्य में प्राप्त विपत्र देनदार, ये आएगा। रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य, जो रोकड़ है हमारे पास, हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़ है ना। इसके बाद रोकड़ तुल्य, जैसे देनदार, आज तो हम किसी को उधार दिए हैं लेकिन कल हम उससे वसूल सकते हैं, तो वो कहलाता है रोकड़ तुल्य। या अग्रिम कर या अग्रिम देय, ये भी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य के अंतर्गत। अल्पकालीन ऋण व अग्रिम, किसी को अगर हम उधार दिए हैं कुछ समय के लिए, 12 माह के भीतर भुगतान मिल जाएगा तो अग्रिम ऋण। अल्पकालीन ऋण व अग्रिम मतलब किसी को एडवांस में दिए हैं लेकिन अभी तक उससे हमको सेवा नहीं मिला है, माल नहीं मिला है, वो भी हमारे लिए क्या है? संपत्ति। और अन्य संपत्ति में पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित किंतु अप्राप्त आय, सेवा दे चुके हैं लेकिन अभी तक पैसा हमको नहीं मिला है, उपार्जित आय। पूर्वदत्त व्यय, किसी को दुकानदार को पैसा हम दे दिए हैं पहले से लेकिन अभी तक माल की प्राप्ति नहीं हुई है, वो भी हमारे लिए संपत्ति है। आज नहीं तो कल वो माल हमको देगा ही, क्योंकि हम पैसा उसको दे चुके हैं। ये पूर्वदत्त व्यय संपत्ति। ठीक, फिर इसके बाद लिख लीजिए, नीचे हेडिंग दोगे, चल संपत्ति ज्ञात करने के सूत्र। चल संपत्ति ज्ञात करने के सूत्र, जिसमें पहला नंबर लिखोगे, चल संपत्ति बराबर
संपत्ति कैसे निकलेगा? चल संपत्ति बराबर जितनी संपत्ति अभी हम लोग लिखे हैं सबको जोड़ देंगे, चल संपत्ति निकल जाएगा। क्या क्या? तो चालू विनियोग प्लस स्टॉक प्लस व्यापारिक प्राप्य प्लस रोकड़ व रोकड़ तुल्य प्लस अल्पकालीन ऋण व अग्रिम प्लस अन्य चल संपत्तियां जो लिखे अभी हम लोग ना, सबको जोड़ेंगे, चल संपत्ति निकल जाएगी। ठीक। दूसरा लिखोगे चल संपत्ति बराबर, फिर दूसरा सूत्र चल दायित्व प्लस कार्यशील पूंजी। चल दायित्व प्लस कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी में दायित्व में प्लस कर देंगे, संपत्ति निकल जाएगा। ठीक है। फिर उसी में नीचे लिखोगे कोष्टक में कार्यशील पूंजी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कार्यशील पूंजी बराबर चल संपत्ति माइनस चल दायित्व, चल संपत्ति माइनस चल दायित्व। और फिर लिखोगे तीसरा नंबर चल संपत्ति बराबर कुल संपत्ति माइनस गैर चालू संपत्तियां। गैर चालू जो उसकी अवधि 12 माह से अधिक हो वो कहलाती है गैर चालू। तो कुल संपत्ति जितना रहेगा चल संपत्ति के योग में से गैर चालू संपत्ति को निकाल देंगे, हमारा चल संपत्ति निकल जाएगा। ठीक है। आगे बात में आता है। तो पहले ये संपत्ति के संबंध में सूत्र और क्या क्या मदें आती है इसको याद रख लेना, इसके बाद फिर बताता हूँ आपको दायित्व के संबंध में। ठीक है।